हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट साइंस का सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है मेटलर्जी। ये मेटलर्जी जो है, इसी को हिंदी में कहा जाता है धातु कर्म। ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है जिससे हमें क्या मिलते हैं? धातु मिलते हैं। मतलब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। तो आप सोचेंगे क्या मेटल हमको डायरेक्ट नहीं मिलते? तो नहीं मिलते हैं। हमको जो भी धातु, अगर हम लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नेचर में ऐसी नहीं मिलती हैं। ये कैसे मिलती हैं? तो ये संयुक्त रूप में मिलती हैं, कंबाइन फॉर्म में मिलती हैं। क्यों कंबाइन फॉर्म में मिलती हैं? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होती हैं। अब मेटल्स की अगर हम बात करें, कोई भी मेटल उठाकर देख लीजिए, जैसे सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 8 1 हो गई। मतलब इसके आखिरी जो ऑक्टेट होता है, आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और ये किसी को भी दे सकते हैं, इसलिए हम लिखते हैं Na+। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो Mg2+, एल्यूमिनियम की बात करें तो Al3+। ये क्या है? ऐसी चीजें जो जिनके पास पॉजिटिव वैलेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ऐसी चीजों को धातु कहा जाता है। तो जब ये कर सकते हैं तो ये क्या होता है? ये जो भी जिस वातावरण में रहते हैं, किसी ना किसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जैसे कि हम अक्रिय गैस की बात करें, इनर्ट गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस की बात करें, वो फ्री नेचर में मिलती हैं। तो ये आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि भाई मेटलर्जी एक तरीका होता है, धातु कर्म एक तरीका है, जिसके तहत हम क्या जो है निकालते हैं? धातुओं को निकालते हैं। किससे निकालते हैं? उनकी अयस्कों से, खनिजों से। तो उस पर बात करेंगे। इससे पहले लास्ट सेशन में कुछ जो है क्वेश्चंस किए थे, हमने फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल। एक मिरर लिया और थोड़े एंगल से उसको सरका दिया, तो क्या हुआ है? द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच एज एंड द साइज ऑफ द इमेज। अब अगर हमने उसको टिल्ट किया है तो साइज ऑफ द इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा? जब एक समतल दर्पण को एक निश्चित कोण से घुमाया जाता है, तो जो परावर्तित प्रतिबिंब का जो आकार है, वो उससे दुगना होने पर भी क्या उसका रहेगा? मतलब अगर आप मिरर को टिल्ट कर रहे हो, तो भाई जो इमेज बनेगी, क्या उसके साइज में कोई अंतर आएगा? तो क्यों आएगा? अगर आप किसी आईने में अपने आप को देखते हो, अगर उस आईने को बदलकर दूसरी जगह देखोगे तो आप तो वैसे ही नजर आओगे। तो ये जो है हमेशा कैसा रहेगा? रिमेन सेम रहेगा, वही रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो ये एकदम सही है। इसके अलावा द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट। ऐसा कुछ नहीं होता। द सम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर। तो हमने यही पढ़ा था कि अगर किसी चीज पर इंसिडेंट लाइट आ रही है, यहाँ नॉर्मल है, तो ये आई एंगल हमेशा आर एंगल के बराबर होता है। थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर। इसके अलावा ये इंसिडेंट लाइट जो है आपका, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये अभिलंब जिसको नॉर्मल कहा जाता है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाए करते हैं। ये बात करी थी हमने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन्स। एक चीज को हमने क्या किया है? सिमेट्रिकली, कोई वस्तु 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल दर्पण के बीच सममित रूप से रखी जाती है, तो उसकी बनाई गई छवियां कितनी होंगी? कितने प्रतिबिंब बनाएगी? तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक फॉर्मूला था, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 360 बाय थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 4, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये 4 प्रतिबिंब बनाएगी। इस तरह का ये हमने देखा था। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आज हमें जो पढ़ना है वो बहुत ही स्मॉल सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? धातु कर्म कह रहे हैं। तो भाई धातु कर्म जो है, या जिसको मेटलर्जी कहा जा रहा है, ये है क्या? तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों करना पड़ता है हमको ऐसा? क्यों हमको इनको निकालना पड़ता है? क्योंकि जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो Al2O3 ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, तो कई ऐसी तरह की इंप्योरिटीज होती हैं जो मेटल के साथ कंबाइन हो जाती है। कौन कौन सी तरह की इंप्योरिटीज होती हैं? तो बताया जाता है ऑक्साइड टाइप की होती है, जिसमें
जैसे कि Fe2O3 होता है, Fe3O4 होता है। ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सुना होगा। तो आयरन के साथ क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, तो एक तरह की ऑक्साइड टाइप की इंप्योरिटी होती है। ऐसे ही कार्बोनेट टाइप की इंप्योरिटी होती है जिसमें CO3 कंबाइन हो जाता है। एक और इंप्योरिटी होती है जिसको सल्फाइड कहते हैं। सल्फाइड टाइप की इंप्योरिटी भी होती है जिसमें S लग जाता है या S2 लग जाता है, जैसे Fe2S। ये एक तरह की आयरन के साथ सल्फाइड लग जाएगा। तो ये क्या होता है, हमेशा कंबाइन फॉर्म में मिलता है। तो हमें सल्फाइड टाइप की इंप्योरिटी भी मिलती है, हमें ऑक्साइड टाइप की इंप्योरिटी भी मिलती है, हमें कार्बोनेट टाइप की इंप्योरिटी भी मिलती है। इसके अलावा हमें हैलाइड टाइप की भी मिलती है। हैलाइड मतलब जिसमें हेलोजन हो, जैसे सोडियम क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, जैसे AgI है, सिल्वर ब्रोमिडाइड। तो सिल्वर में आयोडाइड लग गया तो इस तरह की चीज हो गई। ऐसे ही AgBr भी होता है। या फिर आप नमक देख लें NaCl, तो ये क्लोराइड क्या है, सोडियम में ही लगा हुआ है, तो ये हैलाइड टाइप की होती है। तो ऑक्साइड टाइप की हो सकती है, कार्बोनेट टाइप की हो सकती है, सल्फाइड टाइप की हो सकती है, कार्बोनेट टाइप की हो सकती है। ऐसी अलग अलग तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। तो इन्हीं इंप्योरिटीज को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको धातु कर्म कहा जाता है। तो आपसे जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ओर के नाम पूछे जाते हैं कि किससे निकल कर आई है, या फिर जैसे ये पूछ लिया जाएगा हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट को किस प्रोसेस से निकालते हैं। तो कई तरह की प्रोसेस की जाती है। स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है कि भाई उद्योग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लाया जाता है, फिर उनको गर्म किया जाता है, फिर उनसे जो इंप्योरिटीज होती है उनको रिमूव किया जाता है। तो हमें जो भी चीजें मिलती हैं जिससे हम मिनरल्स निकालते हैं, जैसे हमें क्या मिला, तो हमें पृथ्वी से मिलता है खनिज। अब इस खनिज से पता लगाया जाता है कि यार खनिज में अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे आप कम पैसों में धातु को निकाल सकें और अपना काम कर सकें। तो इसी प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं, कुछ गंदगी भी होती है, उनको गैंग कहा जाता है। तो उनको भी समझ लेंगे कि भाई ऐसी क्या चीजें होती हैं। तो भाई सबसे पहले क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज कैसे पदार्थ हैं, इट इज द नेटिव फॉर्म इन विच मेटल एग्जिस्ट इन नेचर। ये खनिज जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप में जो हमें पदार्थ देखने मिलते हैं उनको आप खनिज कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं। फिर आता है अयस्क का नंबर। अयस्क क्या होते हैं, दोज मिनरल्स, ऐसे खनिज जिनसे आपको क्या मिल जाए, मेटल्स मिल जाए। अयस्क क्या होते हैं, वो खनिज होते हैं जिनसे आपको धातु मिल जाए। कैसे, इकोनॉमिकली, कम पैसों में, मतलब आर्थिक रूप पर आप उनको आसानी से निकाल सके, इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली, जो आसानी से आपको पैसा भी ला कर दे सके, जिनकी आगे कोई कीमत भी हो। ऐसा कोई धातु निकाल रहे हैं जो बाजार में बिक ही नहीं रहा, और आपने कहीं पर मेटलर्जी धातु कर्म का प्रोसेस किया और इतना पैसा खराब किया कि आपसे उससे कोई धातु का काम ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं की जाती हैं। विथ मिनिमम एफर्ट्स आर कॉल्ड ओर्स ऑफ मेटल। इन्हीं को कहा जाता है धातु की अयस्क। इसके अलावा गैंग क्या होता है, तो गैंग जो होता है इंप्यूरिटी होती है। मतलब अब जो मेन मेटल है उसके साथ कोई मिट्टी लगी है या फिर कुछ ऐसा यूजलेस मटेरियल है जो आपके कोई काम का नहीं है, उसको गैंग कह देते हैं। तो द कमर्शियली वैल्यूलेस मटेरियल इन विच ओर इज फाउंड, जिसमें भी ओर मिलती है उसको बोल दिया जाता है क्या, उसको कह दिया जाता है आपका गैंग। अब देखिए मेटलर्जी क्या प्रोसेस होती है, आपने ये ओर ली, इस ओर पर अलग अलग प्रोसेस किया। कई जगहों पे मैग्नेट लगा दिया, कई जगहों पे इस पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, कई जगहों पर स्मेल्टिंग करी, मेल्ट किया, कई तरह से उनको जो है पीटा, मतलब उनके ऊपर हैमरिंग करी। ऐसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप उन ओर को, उन अयस्कों से धातु को निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस अलग अलग तरह की होती हैं कि भाई आप किस तरह की, हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, कितना ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, उसके आधार पर निकाला जाता है। तो इसमें अलग अलग प्रोसेस बताई जाती हैं कि भाई ऐसे फर्नेंस में डाल दिया जाता है, फिर रिफाइन करके इसको निकाल दिया जाता है। तो रिफाइनरी जो है यही काम करते हैं। इसमें जो है क्रशिंग और ग्राइंडिंग करना, मतलब उनको तोड़ना फोड़ना। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जो इसमें क्या होता है, इंप्योरिटीज को हटाने के लिए सांद्रता वाला जो अयस्क होती है फ्रॉम ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। इसको एक चीज में रखा जाता है और इसमें से धीरे धीरे जो धातु होता है उनको कंसंट्रेट करके निकाल लिया जाता है। हाइड्रोलिटिक मेथड, हाइड्रोलिटिक मेथड मतलब पानी डाला जाता है और उससे साफ करना, एक मेथड ये होता है। एक मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट ला देते हैं तो जो धातु होता है उससे चिपक जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, इनको किसी झाग में रखा जाता है, ऊपर से पूरी गंदगी को निकाल दिया जाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है।
तो ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू आपको क्या मिल जाते हैं, अलग अलग धातु मिल जाते हैं। और धातु किससे मिलते हैं, अयस्कों से मिलते हैं। तो आपको एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है कि भाई कोई मेटल दे दिया जाएगा, कोई धातु दे दिया जाएगा, और वो धातु जो है उसकी अयस्क का नाम पूछा जाएगा और उनका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो ये टेबल आपको अच्छे से पढ़कर जानी। जैसे सोडियम है, सोडियम का एक अयस्क है चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3। तो नाइट्राइट टाइप की भी एक इम्प्योरिटी होती है। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कैसी कैसी इम्प्योरिटी है। तो ऑक्साइड टाइप की इम्प्योरिटी है, ऑक्साइड के साथ साथ कार्बोनेट है, कार्बोनेट के साथ साथ सल्फाइड है, सल्फाइड के साथ साथ आपका सल्फेट भी आता है, और आपका नाइट्राइट आता है। तो अगर ऑक्साइड होगा तो O लगेगा, O2 लगेगा, O3 लगेगा, कार्बोनेट होगा तो CO3 लगेगा, सल्फाइड होगा तो S लगेगा, S2 लगेगा, सल्फेट होगा तो SO4 लगेगा, नाइट्राइट होगा तो NO3 लगेगा। यही आपको मोस्टली केसेस में देखने मिलेगा। जैसे सोडियम मिल गया सॉल्ट पीटर से, या फिर NaCO3, यहाँ कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर हाइड्रोकार्बोनेट हो गया। इसके अलावा यहाँ ऑक्साइड हो गया, जैसे बोरेक्स हो गया, ट्रोना हो गया। एल्यूमिनियम आपको बॉक्साइट में मिलता है, तो Al2O3 ये ऑक्साइड हो गया। कोरंडम Al2O3 हो गया। फेल्सपर KAlSi3O8 हो गया। क्रायोलाइट Na3AlF6 हो गया। एनोलाइट K2SO4, ये सब एल्यूमिनियम की ओर के नाम है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई इनमें से आप बताइए कौन सी अयस्क एल्यूमिनियम की, तो आप बोल सकते हैं क्योलिन, एनोलाइट, क्रायोलाइट, फेल्सपर, कोरंडम, बॉक्साइट, ये सारी अयस्क हैं एल्यूमिनियम की। फिर पोटेशियम की बात करें तो नाइट्राइट KNO3, कैमेलाइट KCl MgCl2। फिर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 COCO3, एप्सम सॉल्ट। ये कई बार ये वाली जो पूछी गई है मैग्नीशियम की, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बताइए, तो MgSO4 7H2O, केसलाइट तो MgSO4, कार्नेलाइट तो KCl MgCl2। इसके अलावा कैल्शियम का अगर हम बात करें तो डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर। तो इनके फॉर्मूले जो है आपको इस तरीके से पढ़ने होते हैं। स्ट्रॉन्शियम का है तो स्ट्रोनोनाइट होता है, साइलस्टीन होता है। कॉपर का जो है क्यूप्राइट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, Cu2O होता है। कॉपर ग्लांस में सल्फाइड हो जाता है। कॉपर पाइराइट में CuFeS2 होता है। इसके अलावा सिल्वर का जो होता है, चांदी कहाँ से मिलता है, तो रूबी सिल्वर होता है 3Ag2S, तो यहाँ पर सल्फाइड टाइप की ओर होती है। गोल्ड जो होता है दो ओर हैं इसकी, एक सिल्वेंटाइन और एक केवरलाइट, तो AuT3, AuT2, AgAuT2। इसके अलावा बेरियम है। जिंक का पूछा जाता है, तो जिंक का ये याद रख लीजिए, कैलेमाइन पूछा जाता है बहुत बार। और जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड में ZnS होता है और कैलेमाइन में ZnCO3 होता है और जिंकाइट ZnO होता है। इसके अलावा मरकरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा एग्जाम में, तो इसका सिनेबार होता है HgS। फिर टिन का SnO2 कैसेटेराइट कहलाता है। लेड का गैलेना, ये नाम भी आपको कई बार मिलेगा कि गैलेना क्या होती है, तो PbS, सल्फाइड के साथ आपको लेड मिल जाता है। एंटीमनी, कैडमियम, आयरन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें आयरन सबसे ज़्यादा हो जाता है। आयरन की ओर के नाम पूछे जाते हैं, हेमेटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट और आयरन पायराइट। Fe2O3, 2Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, FeS2। तो इन सबसे क्या मिल रहा है आपको, धातु ही मिल रहा है। कोबाल्ट की जो अयस्क होती है उसको स्मेल्टाइट कहा जाता है, COASS2। निकेल की मिलेंड्राइट, मैग्नीज की पायरोल्यूसाइट और मैग्नेटाइट, और यूरेनियम की आपके कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। जो ये पिच ब्लेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे यूरेनियम देखने मिलता है। तो ये जो है टेबल मैं जो है ग्रुप पर इसको अपडेट कर दूंगा, वहां से सब लोग इस चीज़ को पढ़ लेंगे। तो आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है, आपको यहाँ से यही पढ़ना है कि भाई मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मेटल्स निकालते हैं। एग्जाम्स में आपको सीधे सीधे क्या आते हैं, तो ओर्स के नाम आते हैं, अयस्कों के नाम आते हैं और उनके धातुओं के नाम आते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताया है कि भाई क्या करना है आपको। तो आपको बस यहाँ पर ये सारे नाम जो भी दिख रहे हैं आपको, या तो NO3 दिख रहा होगा या CO3 दिख रहा होगा, तो इनको आप सेपरेट कर लीजिए कॉपी में। अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन कौन सी ऑक्साइड टाइप की ओर है, कौन कौन सी सल्फाइड टाइप की ओर है, उनकी टेबल्स बना लिए तो जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे मेटल्स को एक साथ लिखा है, आप लेकिन टाइप्स जो इम्प्योरिटीज हैं उनको साथ में लिखेंगे तो जल्दी याद कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए। तो ये बताया जाता है कि भाई जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, भूरपट्टी है, उस पर जो है भूरपट्टी तत्वों का प्रमुख स्रोत है। यहाँ ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। इन एलिमेंट्स में जो है सबसे ज़्यादा
अधातुओं में ऑक्सीजन मिलता है और फिर सिलिकॉन और धातुओं में एल्यूमिनियम मिलता है। तो आपके अर्थ के ऊपर जो चीजें मिलती हैं उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए OCl। तो अर्थ पर जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो मिल रहा है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। इसके अलावा प्रकृति में धातु दो अवस्थाओं में पाई जाती है, एक मुक्त अवस्था मतलब प्योर फॉर्म और एक संयुक्त अवस्था मतलब कंबाइंड फॉर्म। सोना और प्लैटिनम मोस्टली केसेस में हमको कैसे मिलता है, तो मुक्त फॉर्म में मिलता है। क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अधिक क्रियाशील धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। किसके साथ कंबाइन होंगी, तो आज की क्लास में यही तो सीखा कि कार्बोनेट के साथ होगी, ऑक्साइड के साथ होगी, सल्फेट के साथ होगी, सल्फाइड के साथ होगी। इसके अलावा कुछ धातुएं जैसे तांबा, चांदी, लोहा दोनों अवस्थाओं में अर्थात मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और सामान्यतः धातु ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट की अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्साइड होगा तो वहाँ ऑक्सीजन लगा होगा, सल्फाइड होगा तो S लगा होगा, कार्बोनेट होगा तो CO3 लगा होगा, हैलाइड होगा तो यहाँ पर आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सल्फेट होगा तो SO4 होगा, नाइट्राइट होगा तो NO2, NO3। इस तरीके से चीज़ें इसके साथ कंबाइन होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है कि भाई ये कौन सा पदार्थ है ऐसा। तो यहाँ पर शीशा, कांच, लोहा, इनमें से कौन सा है, ग्रेफाइट, ग्लास, डायमंड। अगला क्वेश्चन है आपका मिनरल सार, जो खनिज होते हैं वो लिक्विड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, गैसेस होती हैं या ऑल ऑफ द अबव। खनिज तरल पदार्थ, अकार्बनिक ठोस, गैस या ऊपर के सभी होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ। मोनाजाइट एक अयस्क है किसकी, जर्कोनियम की, थोरियम की, टाइटेनियम की, लोहे की। जिरकोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, आयरन। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो होप सारी चीजें आपको समझने आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।